स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों हम जो यहाँ पर बायोलॉजी कर रहे थे उसको हम कंटिन्यू करते हैं और आज हम जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 वीडियो पहले ही बना दिए हैं और आज के वीडियो हम पाचन ग्रंथियाँ देखने वाले हैं। हमारे शरीर में कौन कौन सी पाचन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, साथ ही हम देखेंगे एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम कैसे कहाँ पर कौन कौन से कार्य करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उनके बारे में बहुत अच्छे क्वेश्चन पहले 2018 की ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वो सारे हम करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारी इस पाठशाला पर नए हैं तो रेलवे के बारे में पल पल की अपडेट पाने के लिए रेलवे संबंधित सारी अपडेट आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही आपको साइंस के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए हमारा जो शरीर होता है कि मनुष्य के जो शरीर होता है उसमें आहार नाल के अलावा, आहार नाल में आपको बताया था एलिमेंट्री जो कैनाल होती है उसमें आपके 6-7 पार्ट होते हैं। ठीक है, आपको बताया था मुख गुहा होती है, आमाशय होती है, छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, मलद्वार होती है। तो इनके अलावा, ठीक है, इनके अलावा भी आपके 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, और 3 ग्रंथियां कौन कौन सी पाई जाती हैं, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कि हमारे जो शरीर होता है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी ग्रंथि पाई जाती हैं। तो हमारे शरीर में 3 डाइजेस्टिव ग्रंथियां पाई जाती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं। एक होती है आपकी लार ग्रंथि, सलेवरी ग्लैंड, दूसरी होती है यकृत और तीसरी होती है अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। तो ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बन गया कि हमारे शरीर में कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं। 3 ग्रंथियां पाई जाती है, ध्यान रखना है, सलेवरी, लीवर और आपका पैनक्रियाज यानी कि लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं लार ग्रंथि के बारे में। तो देखिए लार ग्रंथि होती है वो हमारे मुंह में लार उत्पन्न करती है। इसका काम क्या होता है, लार ग्रंथि का काम हमारे मुंह में लार उत्पन्न करना। ठीक है, अब लार कैसे उत्पन्न करेगी, है ना, तो लार आपको होता है, लार निकलती है हमारे मुंह से, वो लार होती है। तो ये लार जो होती है ना वो किस किस का मिश्रण होता है ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। कोई लार बनती है वो किसका मिश्रण होता है। तो देखिए आपकी जो लार होती है ना वो एक तरल और एक चिपचिपे, 2 आपके पदार्थ होते हैं, उनका एक मिक्सचर होती है। एक तो तरल होता है, लिक्विड होता है, और एक चिपचिपा श्लेष्मा होता है। ठीक है, उसका आपके मिक्सचर होता है। और गाइस मैंने बीच बीच में जहां भी मेरे को लगता है कि इंग्लिश वर्ड का यूज करना चाहिए वहां मैंने इंग्लिश वर्ड का यूज किया ताकि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनको प्रॉब्लम ना आए। तो लार जो होती है उसमें 2 प्रकार के आपके पदार्थ मिले होते हैं, एक लिक्विड होता है, एक आपका श्लेष्मा होता है। तो जो लिक्विड वाला पार्ट होता है ना उसका काम होता है भोजन को गीला करना। क्या करना, भोजन को गीला करना। कई बार हम कहते हैं, कई बार क्या होता है, मान ली सब्जी नहीं है या घी नहीं है तो सूखी रोटी खाते हैं, तो हमारा जो शरीर है ऑटोमेटिक लार ग्रंथि की मदद से हमारे भोजन को पचाने का काम करता है, मतलब आगे ले जाने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो तरल वाला भाग होता है उसका काम होता है भोजन को गीला करना, और आपका जो श्लेष्मा वाला भाग होता है उसका काम होता है लुब्रिकेंट का काम करना। अब लुब्रिकेंट क्या होते हैं, लुब्रिकेंट को हिंदी में बोलते हैं स्नेहक। क्या बोलते हैं, स्नेहक। अब स्नेहक आप जानते हैं क्या होता है, स्नेहक देखो कोई मशीनरी होती है ना, जैसे हमारा पंखा होता है, कूलर होता है, तो कई बार वो अच्छे से वर्क नहीं करता तो हम उनके अंदर ग्रीस लगा देते हैं, तेल डाल देते हैं, तो इनको बोलते हैं स्नेहक। ठीक है, यानी कि जो आपके यंत्र होते हैं उनको परफेक्ट रूप से काम करने के लिए उनकी हेल्प करने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको स्नेहक बोलते हैं। तो आपका जो श्लेष्मा वाला पार्ट होता है वो आपका लुब्रिकेंट का काम करता है। अब देखते हैं लार ग्रंथि का मेन काम क्या होता है, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये कि भोजन में उपस्थित स्टार्च का मुंह में पाचन। प्रश्न कैसे आएगा, प्रश्न ऐसे आएगा कि हमारे शरीर में स्टार्च का पाचन कहां से शुरू हो जाता है। ये 2018 ग्रुप में बहुत बार पूछा गया है। हमारे शरीर में जो स्टार्च होता है यानी कि कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन कहां से शुरू हो जाता है। तो गाइस हमारे शरीर में जो स्टार्च होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन आपके मुंह में ही शुरू हो जाता है। और मुंह में शुरू कौन करता है, आपका लार। ये भी आपको ध्यान रखना है, लार ग्रंथि होती है या लार जो होती है हमारे शरीर में, आप जो कार्बोहाइड्रेट होता है या स्टार्च होता है उसका पाचन मुंह में घुसते यानी जैसे हम भोजन करेंगे वैसे ही उसका पाचन शुरू हो जाता है। तो जैसे हमने देखा होगा भूख हमको कई बार लगती है, तो जैसे हम रोटी खाते हैं तो रोटी में पाया जाता है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो जैसे हम रोटी खाते हैं तो रोटी से तुरंत ही अनाज में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो तुरंत ही हमारी भूख है वो शांत हो जाती है, क्योंकि उससे हमको इंस्टेंट एनर्जी यहाँ पर मिल जाती है। दूसरा काम है आपका भोजन को चिकना बनाना और घुलनशील बनाना। कई बार क्या होते हैं, हम मान लीजिए सूखी रोटी खाते हैं, मान लीजिए घी नहीं है या और कुछ नहीं है, तो सूखी रोटी खाते हैं तो हमारा जो भोजन है वो अंदर कैसे जाएगा। तो इसके लिए जो लार है वो एक प्रकार से भोजन को चिकना बनाएगी, स्मूथ बनाती है और घुलनशील बनाती है, ताकि वो आगे आपके जो आहार नली है उसके माध्यम से आगे वाले भागों में जा सके। ठीक है, ये आपका दूसरा काम होता है, आपकी जो लार होती है सलाइवा उसका। तीसरा काम होता है कि आपका जो दांत होते हैं,
टीथ होते हैं, मुंह होता है, माउथ होता है, और जीभ यानी कि टोंग, इनकी सफाई करने का काम भी होता है। आपको पता है लार है वो बार बार निकलती रहती है, ठीक है, आपके जो मुंह है उससे लार बार बार निकलती रहती है। तो एक प्रकार से आपके दांत होती है, मुंह होती है और जीभ होती है, इसकी भी एक प्रकार से क्लीनिंग आपकी होती रहती है, यानी कि सफाई आपकी होती रहती है। ये आपके लार ग्रंथि है, लार का कार्य होता है, ठीक है। अब देखते हैं लार है, लार ग्रंथियां हैं वो हमारे शरीर में 3 जगह पाई जाती हैं, 3 होती हैं। वैसे तो आपके मुंह में पाई जाती हैं, लेकिन मुंह में 3 जगह पाई जाती हैं। तो पहले मैं आपको दिखाता हूं कहां कहां पाई जाती है, चित्र दिखाता हूं, आपको बेहतर समझ आ जाएगा। तो हमारी जो लार ग्रंथि होती है 3 जगह पाई जाती है। एक होता है कर्णपूर्व ग्रंथि यानी कि कान के पास में पाई जाती है। एक आपका अधोजम यानी कि जीभ के ऊपर पाई जाती है, वो अधोजम जीभ के पास पाई जाती है। और तीसरी होती है अधोजीव्या यानी कि जीभ के ऊपर। तो तीनों आपके पाई जाती हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए पहली जो होती है इसको बोलते हैं कर्णपूर्व ग्रंथि। अब देखिए कर्णपूर्व ग्रंथि होती है वो आपके गाल जो होते हैं, चीक्स जो होते हैं वहां पर पाई जाती हैं, गालों के साइड में अंदर की ओर पाई जाती है ये ग्रंथि। और इसका काम होता है एक सीरमी तरल का श्रावण करता है, यानी कि सीरम की तरह एक लिक्विड होती है वो आपकी ये जो ग्रंथि होती है वो आपके बनाती है, सीक्रेट करती है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी जो होती है इसको बोलते हैं अधोजंबलार ग्रंथि। क्या बोलते हैं? अधोजंबलार ग्रंथि। ये एक प्रकार से मिश्रित ग्रंथि होती है। अब मैं आपको गाइस बता दूं मिश्रित ग्रंथि क्या होती है। हमारी जो बॉडी होती है इसमें मेन प्रकार से 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक होती है आपकी, एक जो ग्रंथि होती है वो आपकी होती है अंतःस्रावी, है ना, एक होती है बाह्यस्रावी, ठीक है। अब देखिए अंतःस्रावी क्या होती है? अंतःस्रावी वे ग्रंथियां होती हैं जो हमारे शरीर में कुछ भी प्रोडक्ट बनता है वो शरीर के अंदर ही रहता है। जैसे कि आपके जो हार्मोन वगैरह होते हैं वो हमारे शरीर के बाहर ही, वो हमारे शरीर के अंदर रहते हैं। लेकिन कुछ ग्रंथियां ऐसी होती हैं जिनसे बनने वाला जो पदार्थ होता है, जो भी सीक्रेट होता है, वो हमारे शरीर से बाहर निकलता है। उन्हें बोलते हैं हम कौन सी बोलते हैं? बहिस्रावी ग्रंथि। जैसे दूध होता है, पसीना होता है, ये हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। तो हमारे जो शरीर होती है उसमें 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, अंतःस्रावी और बहिस्रावी, ठीक है। अब देखिए ऐसी ग्रंथियां जो अंतःस्रावी भी होती हैं, बहिस्रावी भी होती हैं, उनको बोलते हैं मिक्सर ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? मिक्सर ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि। तो आपकी जो अधोजंबलार ग्रंथि होती है एक प्रकार से मिश्रित ग्रंथि होती है, ठीक है, जिसका काम होता है तरल और श्लेष्मा का श्रावण करना, ठीक है। इसी प्रकार आपकी तीसरी जो लार ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है अधोजीव्या ग्रंथि। क्या? अधोजीव्या ग्रंथि। ये जो आपकी ग्रंथि होती है जीभ यानी कि टोंग के नीचे पाई जाती है ना। आपकी जीभ होती है वहां से आपके रस निकालती है, वहां से आपके पदार्थ का ये श्रावण करती है, और ये भी आपके श्लेष्मा का श्रावण करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यह हमारी थी आपकी लार ग्रंथि। अब देखते हैं अग्नाशय ग्रंथि जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं। देखिए पहली बात तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पूछ जाता है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि एक प्रकार से मिश्रित ग्रंथि है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है? तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन में अग्नाशय को टिक करना है। अगर आपको ऑप्शन में अग्नाशय दिया है, अग्नाशय हमारे शरीर में एक प्रकार से मिश्रित ग्रंथि होती है। क्या होती है? मिश्रित ग्रंथि। इसके अलावा अगर और ऑप्शन में आपको दूं मिश्रित ग्रंथि के यानी कि आपके जो मिक्सर ग्लैंड या कंपाउंड ग्लैंड आप जो बोलो, तो उसके अगर और एग्जांपल बोल दो, टेस्टी जो हमारा जो होता है, टेस्टीज और ओवेरी जो होता है, ये भी आपके एक प्रकार से मिश्रित ग्रंथि के उदाहरण होते हैं। तो मिश्रित ग्रंथि क्या होती है? देखिए पहले तो हम उसको देख लेते हैं। तो अग्नाशय होती है, पैनक्रियाज होती है, वो एक प्रकार से मिश्रित ग्रंथि होती है, यानी कि ऐसी ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी यानी कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की होती है, ठीक है। अब देखिए कैसे होती है। तो देखिए ये आपके जो अंतःस्रावी होती है, अंतःस्रावी यानी कि एंडोक्राइन, वो क्या करती हैं? जो भी उनसे पदार्थ बनेगा वो शरीर के अंदर ही रहेगा। तो आपकी जो अग्नाशय होती है ना, वो आपके अंतःस्रावी जब ग्रंथि का काम करती है तो इंसुलिन और ग्लूकागन 2 प्रकार के हार्मोन बनाती है। क्या बनाती है? इंसुलिन और ग्लूकागन 2 प्रकार के हार्मोन बनाती है। और इंसुलिन और ग्लूकागन हमारे शरीर में बीटा कोशिकाओं के आपके लैंगरहैंस द्वीप पाए जाते हैं, वहां पर पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? बीटा कोशिका के लैंगरहैंस द्वीप पाए जाते हैं, लैंगरहैंस द्वीप, ठीक है। लैंगरहैंस द्वीप आपके पाए जाते हैं, वहां पर आपके जो अग्नाशय ग्रंथि है वो यहाँ पर पाई जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि लैंगरहैंस के टापू या लैंगरहैंस के द्वीप हमारे शरीर में पाए जाते हैं, वहां पर आपकी जो ये अग्नाशय ग्रंथि है वो यहाँ पर पाई जाती है। और इसका काम होता है
इंसुलिन और ग्लूकागन दोनों आपके मिलते हैं, वो आपके दोनों मिलकर क्या करते हैं, आपके जो ब्लड होता है उसके अंदर शुगर का कंट्रोल करती हैं। यानी कि एक ग्रंथि क्या करती है, शुगर को कंट्रोल करती है, बढ़ाती है, और दूसरी क्या करती है, घटाती है। मतलब आपकी इंसुलिन होती है वो तो क्या करता है, आपका शुगर को क्या करती है, कम कर देती है, लेकिन जो ग्लूकागन होती है वो क्या करती है, शुगर को वापस से इंक्रीज कर देती है। तो इस प्रकार से हमारी जो बॉडी होती है उसमें जो शुगर का लेवल होता है वो मेंटेन रहता है। मतलब अगर आपको कम करना है, बॉडी में ज़्यादा हो जाता है शुगर का लेवल, तो इंसुलिन क्या हो जाता है, आपका कम कर देता है, और अगर बढ़ाना है तो आपका ग्लूकागन है वो इसको क्या कर देता है, आपका इंक्रीज कर देता है। तो कई बार आपने देखा होगा अगर किसी के शुगर की प्रॉब्लम होती है तो क्या करता है, डॉक्टर उसके इंसुलिन का इंजेक्शन लगाता है, ताकि इंसुलिन हार्मोन है वो उसके शरीर में ज़्यादा उत्पन्न हो, ताकि वो क्या हो, आपके जो शुगर है उसको कंट्रोल करे। तो देखिए अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि भाई शुगर को कंट्रोल कौन करता है, मतलब कम कौन करता है, तो आपका इंसुलिन कम करेगा, ठीक है। लेकिन मेंटेन कौन करता है, मतलब संतुलन बना के कौन रखता है, तो ये दोनों संतुलन बना के रखते हैं, ठीक है। अगर आपके शरीर में शुगर है उसकी मात्रा ज़्यादा है तो इंसुलिन हार्मोन उसको कम कर देगा, और अगर कम है तो आपका ग्लूकागन हार्मोन है उसकी मात्रा को बढ़ा देगा। तो इस प्रकार से दोनों हार्मोन है वो मिलकर आपके जो ब्लड होता है उसके अंदर, जो आपका ब्लड के अंदर शर्करा होती है, शुगर है, उसको क्या करते हैं, उसके लेवल को मेंटेन करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये आपके बहिस्रावी का काम कैसे करती है, तो बहिस्रावी के रूप में ये आपके अग्नाशय रस का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, अग्नाशय रस, यानी कि पैनक्रियाज जूस का ये श्रावण करती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपकी जो पैनक्रियाज ग्रंथि होती है उसकी लेंथ होती है 6 से 8 इंच। कितनी होती है, लगभग 6 से 8 इंच इसकी लंबाई होती है, और इसका जो आकार होता है वो यू आकार का होता है, ठीक है। आपने देखा होगा पैनक्रियाज ग्रंथि, मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। पैनक्रियाज ग्रंथि है वो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो पैनक्रियाज ग्रंथि है ना, वो आपके एक प्रकार से आप देखेंगे तो ये पत्ते की तरह यू आकार की होती है, ठीक है। तो मैं आपको उसका चित्र है वो यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो एक प्रकार से यू आकार की या एक पत्ते की संरचना के बराबर होती है। तो आपने देखा होगा, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये जो है ना, ये देखो ये आपके अग्नाशय है, ये देखो ये एक प्रकार से यू आकार की पड़ी हुई है, आपको यू आकार की दिख रही है, ठीक है। तो ये आपका एक पत्ता सा आपको दिख रहा होगा बीच में, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं आपको एक बार दोबारा से एक बार दिखाता हूँ। देखिए ये आपको दिख रहा है ना, ये ठीक है, ये ओके, ये आपके पैनक्रियाज होती है, अग्नाशय होती है, ठीक है। तो ये आपके एक प्रकार से यू आकार की 6 से आपके 8 इंच लंबी आपके होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी लंबाई के बारे में ये भी आपके पूछ लिया जाता है कि ये कितनी लंबाई की होती है, ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में आगे, ठीक है। तो इसके बारे में आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस ग्रंथि, ये जो ग्रंथि होती है आपकी अग्नाशय ग्रंथि होती है, ये जो आपका काम क्या होता है इसी हम देख लेते हैं। ये जो ग्रंथि होती है ना, पहला काम तो आपको पता लगा जो आपका शुगर है उसका लेवल को कंट्रोल करती है। इसके अलावा इससे आपके बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं जो प्रोटीन, वसा यानी कि फैट और कार्बोहाइड्रेट इनके पाचन करने में हेल्प करती है। थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगा कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मेन काम होता है वो यही होता है कि इंसुलिन और ग्लूकागन होते हैं वो आपस में मिलकर आपके जो ब्लड में शर्करा जो होती है यानी कि सुक्रोज होता है उसको कंट्रोल करते हैं, वो आपके जो शुगर है उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है इस 2018 में कि हमारे शरीर में ब्लड के अंदर जो शुगर होती है उसको कंट्रोल कौन करता है, अग्नाशय ग्रंथि। और अग्नाशय ग्रंथि में कौन, आपका इंसुलिन और ग्लूकागन हार्मोन। अब हम देखते हैं तीसरा जो आपके लीवर होता है और आपका जो यकृत होता है उसके बारे में। तो इसके बारे में पहला प्रश्न यही बनता है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ठीक है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो आपका लीवर होता है। अब गाइस इस क्वेश्चन में कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते थे कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो फिर आपको ध्यान रखना है त्वचा, इसको हम प्रीफर करेंगे। ऑप्शन में अगर त्वचा दी है यानी कि स्किन दी हुई है तो उसको हम राइट आंसर करेंगे, क्योंकि आपको पता है त्वचा हमारे शरीर में ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे शरीर में रहती है, तो वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होती है, क्या, त्वचा यानी कि स्किन। लेकिन अगर ऐसे पूछेगा हमारे शरीर का आंतरिक भाग होता है वो सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है, यानी कि इंटरनल ऑर्गन की बात करें, इंटरनल ऑर्गन सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो लीवर आपको टिक करना है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा हमारे शरीर की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, तो आपको टिक करना है यकृत के ऊपर, ठीक है। इसके बारे में दूसरी बात देखते हैं कि जो ये आपका लीवर होता है वो एक आपका जो आपका मध्य पटक पाया जाता है, डायफ्राम जो पाया जाता है हमारे शरीर में, डायफ्राम हार्ट के पास, डायफ्राम के नीचे एक प्रकार से त्रिकोणाकार यानी कि ट्राइंगल के रूप में पाई जाती है, ठीक है। इसकी जो आकृति होती है वो ट्राइंगल कारक होती है, जो यकृत होती है उसकी आकृति आपकी ट्राइंगल होती है। मैं आपको एक बार इसका डायग्राम भी दिखा देता हूँ। तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, ये देखो ये ट्राइंगल सा आपको दिख रहा है, ऐसे वैसे ट्राइंगल सा है नहीं लेकिन ट्राइंगल सा ही दिख रहा है। तो ये जो है ना इसको हम बोलते हैं आपका, देखो ये ट्राइंगल की शेप का सा ही है, तो इसको हम बोलते हैं बाइल डक्ट यानी कि इसको यकृत बोलते हैं, ठीक है।
इसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो यकृत होता है उसके अंदर छोटी छोटी लगभग आपके देखो 1 लाख छोटी षटकोणीय आपके संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई पाई जाती हैं। लगभग आपके 1 लाख आपके संरचनात्मक और आपका कार्यात्मक यानी कि फंक्शनल और स्ट्रक्चर आपके यूनिट्स पाई जाती हैं बहुत सारी, ठीक है। अब उन जो यूनिट होते हैं वो क्या बोलते हैं, जैसे हमारे शरीर की जो कार्यात्मक और संरचनात्मक है उसको बोलते हैं आपके कोशिका। लेकिन हर अंग की भी आपके अलग अलग होती है, हर तंत्र की अलग अलग होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी 2018 में बहुत बार पूछे गए थे। अलग अलग तंत्र की अलग अलग होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। हमारे जो बायोलॉजी में है 4-5 मेन है, तो वो मैं आपको बताऊंगा आगे जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे। तो यहाँ पर यकृत की पूछी गई है कि यकृत की जो फंक्शनल और स्ट्रक्चर जो आपकी यूनिट होती है उसको आपके बोलते हैं यकृत पालिका। क्या बोलते हैं, यकृत पालिका, यानी कि लीवर लोबुल। क्या बोलते हैं, लीवर लोबुल इसको बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। इनकी संख्या लगभग आपके 1 लाख होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं कि यकृत जो होता है उसका काम क्या होता है। मेनली जो आपका यकृत होता है उसका काम होता है आपका पित्त का निर्माण करना। क्या करना, पित्त का, यानी कि बाइल जो होता है बाइल का निर्माण करना। इसको बाइल जूस अलग चीज होती है, उसको आपका जठरस बोलते हैं, वो चीज अलग होती है, ठीक है। बाइल यानी कि पित्त जो होता है, पित्त का निर्माण करना आपका काम होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि जो पित्त होता है, बाइल जो होता है वो आपके कहां से निकलता है। तो बाइल जो होता है कि आपका पित्त होता है वो आपके यकृत ग्रंथि से निकलता है, लीवर से निकलता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि जो लीवर आपका बाइल होता है उसका स्टोरेज कहां पर होता है, उसका स्टॉक कहां पर रहता है, यानी कि जो पित्त होता है उसका भंडारण कहां पे होता है, कहां पर वो स्टोरेज रहता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपके पित्ताशय में यानी कि गोल ब्लैडर यानी कि गाल ब्लैडर के अंदर ये आपका स्टोरेज रहता है। ये भी बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है कि जो पित्त होता है यानी कि बाइल होता है उसका स्टोरेज आपका गाल ब्लैडर के अंदर होता है। इसके अलावा एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो पित्त होता है यानी कि बाइल जो होता है आपके एक जगह से दूसरी जगह जाता है। मतलब आपका जो यकृत होता है वहां से चलकर आपका जो पित्ताशय तक जाता है, यानी कि आपके लीवर से लेकर गाल ब्लैडर तक जाता है। तो उसको लेकर कौन जाता है, तो इसको ले जाने के लिए आपके पित्त वाहिनी पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाइल डक्ट पाई जाती हैं, पित्त वाहिनी पाई जाती हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं लास्ट में कुछ एंजाइम हैं जो कि बहुत बार पूछे गए हैं ग्रुप डी भर्ती 2018 में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी आपको नोट कर लेने हैं। इनके जो कार्य हैं, इनके जो फंक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे हैं, मैं आपको बता दूंगा किस किस क्वेश्चन नॉर्मली जो परीक्षा में पूछे गए थे। वैसे तो आपने प्रीवियस जो मैंने आपको बुक दी है साइंस की वो आपने ले रखी होगी, जिसमें आपके ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, आरपीएफ 2018 में जो भी एग्जाम हुई थी सबके क्वेश्चन शिफ्ट वाइज और टॉपिक वाइज आपको दिए गए हैं। तो अगर आप नहीं लिए तो आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक दे रखा है। तो यहां पर देखिए ये जो सारे क्वेश्चन है ना गाइस, ये बहुत ही रिपीट हुए थे। अब देखिए कैसे क्वेश्चन आपके बनते हैं वो मैं आपको दिखा दूं। पहला क्वेश्चन तो यहां पर ये बनता है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2018 में बहुत बार रिपीट हुआ था, लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है। तो गाइस लार ग्रंथि से 2 एंजाइम निकलते हैं, एक टालिन, एक होता है एमाइलेज। तो ऑप्शन में आपको देखना था कौन सा ऑप्शन में था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है, तो एक तो टालुइन और एक एमाइलेज, 2 आपके एंजाइम है वो यहाँ पर निकलते हैं। अब काम है उनका भी देख लेते हैं काम क्या होता है। देखिए लार ग्रंथि से जो भी आपके हार्मोन एंजाइम निकलते हैं टाइलिन और एमाइलेज, मैंने आपको बताया था ये आपके स्टार्च का यानी कि आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। तो देखिए ये आपके जो आप होते हैं ये आपके स्टार्च को ग्लाइकोजन में और आपका जो पॉलीसैकेराइड होता है उसको छोटे छोटे सैकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि आपका मेनली इसका काम जो होता है वो आपका स्टार्च का पाचन करना होता है। और ये काम कहाँ पर शुरू हो जाता है आपको पता होगा, लार ग्रंथि मुंह में पाई जाती है। तो सीधी सी बात है मुख गुहा है ना, यानी कि वोकल कैविटी में आपका ये जो काम है वो शुरू हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि अमाशय होती है, अमाशय जिसमें जठरस पाया जाता है, जो आपकी स्टोमक होती है उसमें कौन कौन से एंजाइम हैं वो यहाँ पर सीक्रेट होते हैं, कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं। पहला आता है पेप्सिन, दूसरा होता है रेनिन, और दोनों के काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ जाता है कि प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कौन करता है, ठीक है। प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कौन करता है, तो पेप्सिन, और रेनिन होता है वो आपके कैसिन को पैरोकैसिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो अग्नाशय है यानी कि पैनक्रियाज ग्रंथि है, इससे आपके ये एंजाइम निकलते हैं, कौन कौन से, एक एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी
पेप्टाइडेज, इसके बाद में लाइपेज है, न्यूक्लिएजेज है, ठीक है। और इनके काम आपको सामने दिख रहे हैं। एमिलेज होता है वो आपके स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है ना। लेकिन आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता दूं। देखिए क्वेश्चन इनडायरेक्टली कैसे पूछे जाते हैं कि भाई प्रोटीन का जो पाचन होता है वो कौन कौन से एंजाइम करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोटीन का एंजाइम होता है वो कौन कौन से करते हैं। देखो प्रोटीन का एंजाइम एक तो पेप्सिन करता है, ठीक है, और एक आपका करता है ट्रिप्सिन, ठीक है। ट्रिप्सिन और आपका जो पेप्सिन होता है दोनों प्रोटीन का आपका क्या करते हैं, पाचन करते हैं। तो ये जो आपका है, ये आपकी जो आपकी सारणी है वो मैंने आपको जो बुक दी है उसके अंदर है, इसको आपको देख लेना है। वैसे मैं आपको इसको टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, ये जो आपको सारणी दी है इसको आपको लिख लेना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूं कि यहाँ पर कौन कौन से एंजाइम होते हैं वो किसका डायरेक्टली यहाँ पर पाचन करते हैं। यहाँ पर पाचन में काम आने वाले कुछ महत्वपूर्ण एंजाइम उनको डायरेक्ट हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन है, कौन कौन से एंजाइम हेल्प करते हैं। देखिए एक तो एमाइलेज, एक माल्टोज, एक सुक्रोज, तीन होते हैं जो आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। दूसरा प्रोटीन का पाचन कौन कौन से एंजाइम करते हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा वसा का जो पाचन करता है कौन करता है, केवल लाइपेज करता है। जो आपका फैट होता है यानी कि आपका जो फैट होता है, वसा होता है, उसका केवल लाइपेज एंजाइम होता है वो आपका पाचन करता है। और लास्ट न्यूक्लिएजेज है, उसका पाचन कौन करता है, न्यूक्लिएजेज का पाचन करता है न्यूक्लियोटाइपेज और न्यूक्लियोएजेज, ठीक है गाइस। तो ये हमारा था यहाँ पर आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि हमारे जो पाचन तंत्र है उसमें कौन कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन से कार्य उनके होते हैं, कौन कौन से एंजाइम होते हैं। तो गाइस आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो हम देखेंगे आपका जो श्वसन तंत्र है यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बारे में देखेंगे। उससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में थ्योरी पूरी हम पढ़ेंगे ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है हमारे इस नोट से मिल जाए। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।